हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं दिग्विजय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल डीके जियोग्राफी वाला पर आपका दोस्त दिग्विजय बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हार्दिक स्वागत, इस्तकबाल और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है और आप सभी जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत, यानी प्रायद्वीपीय भारत के पठार, प्लेट्यूज ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो हम लोगों ने दो पठारों के बारे में जाना था बेसिकली, एक अरावली पर्वत और एक मालवा पठार। इनके बारे में अच्छी चर्चा की थी हम लोगों ने एक अच्छे स्तर पर पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग आगे जितने भी हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। वही डायग्राम है, वही पूरा बैकग्राउंड है, बस आगे का कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चल ठीक है, आज देखिए हम लोगों को पढ़ना था मैं मार्कर ले लेता हूं। ठीक, ये रहा। देखिए हम लोगों ने अरावली पर्वत पढ़ लिया है, मालवा पठार ये भी पढ़ लिया है। आज विंध्य पर्वत की बात करते हैं। मैं जितना बोलूंगा ये आप लिख लेंगे। विंध्य पर्वत ये कहाँ है? पहली बात इसकी लोकेशन समझते हैं। आप ये मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये पड़ रहा है आपका मालवा का पठार। मालवा का पठार कहाँ है? सबसे पहले जानते हैं, अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्व में आपका पड़ जाता है मालवा का पठार। मालवा पठार के ठीक दक्षिण में जो पड़ता है उसको कहते हैं विंध्य पर्वत। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये इसकी स्थिति हुई कि ये मालवा पठार के दक्षिण में है और मालवा पठार के दक्षिण में पड़ता है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के दक्षिण में पड़ता है सतपुड़ा पर्वत, यानी सतपुड़ा के उत्तर में और मालवा के दक्षिण में जो पड़ता है आपका पर्वत श्रृंखला, इसको कहते हैं विंध्यन पर्वत। ठीक है, यह मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है इसका पूरा विस्तार आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, जो आपका विंध्यन पर्वत है इसका पूरा विस्तार मध्य प्रदेश में है। इसमें 3 पहाड़ियां मैंने दिखाई हैं। जो प्रमुख है वो तो विंध्यन की, ये विंध्यन में कही जाती है। आगे जो बढ़ते हैं, एक ये और दूसरी ये विंध्यन पर्वत का पूर्वी विस्तार है, ईस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ द विंध्यन माउंटेन्स। दीज आर नोन एज द नेम ऑफ भांडेर और कैमूर। मैं दोनों नाम लिखता हूं, भांडेर व कैमूर। इन दोनों पहाड़ियों के नाम से ये जो है आपका जाना जाता है पूर्व साइड में, तो आप ये बात लिख लेंगे। ठीक है, विंध्यन पर्वत की बात ये बताई हमने। विंध्यन पर्वत आपका मध्य प्रदेश में है। तो विंध्यन पर्वत आपका ये रहा। इसमें कुछ ज्यादा खास आपको पढ़ना नहीं है। बाकी इसमें कुछ ये चट्टानी संरचना है, तो इसमें आप जानते हैं क्या पाया जाता है। इसमें आपका चूना पत्थर वगैरह ये सब चीजें हैं। तो ये जो है खनिज संपदा की दृष्टि से है चैप्टर, वहां आपका चर्चा किया जाएगा। अभी यहाँ पर टाइम खनिज संपदा की नहीं है, सिर्फ लोकेशन और कुछ प्रमुख चीजें बताने का। ठीक है, तो आप आगे चलिए मेरे साथ। सतपुड़ा पर्वत की बात समझते हैं। इसकी लोकेशन क्या है? आप चूंकि इसमें भी देख पा रहे हैं, सतपुड़ा पर्वत का जो विस्तार है या जो आपका पड़ता है कौन सा? विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत के दक्षिण में स्थित है। अब डायरेक्ट दक्षिण में नहीं है। सतपुड़ा के बारे में बताएं तो यह काफी महत्वपूर्ण पर्वत है। यह भारत का जो है एक वलित पर्वत दिखा जाता है, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, जिसको भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। समझ रहे हैं ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। जो आपका विंध्यन पर्वत है, विंध्यन पर्वत के दक्षिण में नर्मदा की भ्रंश घाटी पाई जाती है। नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी पाई जाती है। ये भ्रंश घाटी हो गई। अब इसके ऊपर एक पर्वत बन जाएगा, पर्वत। हालांकि ये सब फाल्स पर्वत होता है। जो भ्रंश पर्वत होता है ये झूठा पर्वत होता है, सब आभास की बात है। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ब्लॉक माउंटेन, परेशान मत होइए। ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, लावा माउंटेन, कई प्रकार के माउंटेन बताऊंगा। सब्र करिए और भरोसा रखिए।
तो नर्मदा की भ्रंश घाटी, ऊपर सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी नदी की भ्रंश घाटी, अर्थात इधर नर्मदा, फिर सतपुड़ा और इधर तापी, ये दोनों भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं, रिफ्ट वैली पाई जाती हैं दोनों। तो आपको पता चल गया, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा की भ्रंश घाटी है, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी की भ्रंश घाटी है। ये बात आपने लिख ली, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत यानी भ्रंशोत्थ पर्वत या भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। भ्रंश आप लिख पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कठिन नाम नहीं है, आप लिख लोगे, ठीक है। इसका विस्तार 3 राज्यों में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में और एक मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लगभग इसका 80 से 85% हिस्सा आता है, जो कि आप सभी इसको जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसको 3 नामों से जानते हैं, राजपीपला, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। मैं आपको नाम लिख देता हूं, इधर राजपीपला, इधर से लिखना पड़ेगा, देखिए राजपीपला, महादेव और मैकाल पहाड़ी, ये 3 नाम हैं इसके। ये पूरा इन्हीं नामों पे एक्सपेंशन है, जो 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं। इनमें से जो राजपीपला पहाड़ी है, आप समझिए ये कहाँ फैली है, ये महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों में है, महाराष्ट्र प्लस गुजरात में है, महाराष्ट्र और गुजरात में, और कुछ हिस्सा एमपी में भी आता है। लेकिन जो महादेव और मैकाल पहाड़ी है, ये दोनों ही एमपी में आती हैं, मध्य प्रदेश में। और मैकाल पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं, तो मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर भी बनाती है, एमपी और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर तैयार करती है। यानी अगर आपसे पूछे कि सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे पूर्वी जो चोटी है उसका नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, मैकाल पहाड़ी। सबसे पूर्वी पहाड़ी कौन सी है आपकी, मैकाल पहाड़ी। सबसे पश्चिमी कौन सी है, राजपीपला। बात समझ में आ रही है, ठीक है, राजपीपला यहाँ है। अब कुछ और फैक्ट इसके मैं बताता हूँ। देखिए ये जो सतपुड़ा पहाड़ी आपको देख पा रहे हैं, ये सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत जो है, इसमें जो दूसरे नंबर की ये चोटी है, दूसरे नंबर की मैंने बताई धूपगढ़ चोटी, महादेव पहाड़ी, ये वाली है महादेव पहाड़ी। आप मानचित्र में देखिए मेरे साथ, ये जो है ये है महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी जो है, इस पर एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है धूपगढ़ चोटी। क्या नाम मैंने बताया, धूपगढ़, धूपगढ़ चोटी है। धूपगढ़ चोटी पर ही आपका जो पाया जाता है एक बायोस्फीयर पाया जाता है, पंचमढ़ी हिल, पंचमढ़ी हिल या पंचमढ़ी बायोस्फीयर पाया जाता है, पंचमढ़ी हिल या पंचमढ़ी बायोस्फीयर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जैवमंडलित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। पंचमढ़ी हिल स्टेशन, जब कभी आप धूपगढ़ चोटी में इधर मध्य प्रदेश घूमने जाएं तो एक बार इधर जरूर जाएं, काफी रोचक नज़ारा होता है, बहुत अच्छा दृश्य होता है और बहुत ही मनोरम वहाँ का वातावरण है, एक बार जरूर घूम के आइए, ठीक है। तो मैंने बताया धूपगढ़ चोटी पर पाई जाती है महादेव पहाड़ी, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी बात याद रखें, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, धूपगढ़ चोटी। किस पहाड़ी पर है, महादेव पहाड़ी पर है। 3 पहाड़ी बताई मैंने, राजपीपला, महादेव, मैकाल, ये आपका मैंने बताया। अब यही जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में मैंने बताया नर्मदा की भ्रंश घाटी है। एक्चुअली नर्मदा को जानने से पहले थोड़ा सा जान लें मैकाल पर्वत के बारे में, जो यहाँ पर पाया जाता है। ये जो मैकाल पर्वत है काफी महत्वपूर्ण है। मैकाल से ये एक गांठ की तरह काम करता है और ये नदियों की डायरेक्शन बदलता है। ये जब बताएंगे अपवाह प्रतिरूप, तो वहां पर बताएंगे इस गांठ को क्या बोला जाता है, समझ रहे हैं आप। ये ट्रिब्यूटरीज में बांटता है, इससे इसके चारों तरफ नदियां ही निकलती हैं, ठीक। ये मैकाल पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बॉर्डर बनाती है,
बात समझ पे आ रहा है भाई। छत्तीसगढ़ कहाँ है? मैकाल के पूर्व में है और मैकाल के पश्चिम वाला सब मध्य प्रदेश है। समझिए, नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, इसी मैकाल पहाड़ी पर एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक चोटी, अमरकंटक। अमरकंटक से निकलने वाली है मैकाल, मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी निकलती है और ये कुछ इस तरह अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। बाकी पूरा नर्मदा नदी पर, भ्रंश घाटियों पर ये जब नदियां पढ़ेंगे तब लेक्चर होगा। अभी आप सिर्फ इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत का, तो ज़्यादा ये मत समझिए कि सर ने ये बताया ये नहीं बताया, सिर्फ ओवरव्यू है भी। ठीक है, आप खाली पठारों को जान रहे हैं बस। नर्मदा निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है गुजरात में। ठीक है, ये बात आपको पता है। इसके बाद तापी नदी इसी के दक्षिण में निकलती है और ये तापी इधर से जाती है इस अपनी भ्रंश घाटी में। तापी ये भी कहाँ गिर जाती है? गुजरात से होते हुए अरब सागर के तट पर अपना जल गिरा देती है। ये दोनों ही भ्रंश घाटियों में बहती है। आपसे एक सवाल है, भारत की तीसरी नदी बताइए जो भ्रंश घाटी में बहती है और उसकी दिशा किस तरफ है? हो सकता है आज ही के लेक्चर में बता पाऊं अगर टाइम मिला, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से भीग चुका हूं। अगर हुआ तो आंसर आपको मिल जाएगा भी। ठीक, तो मैंने बताया सतपुड़ा की भ्रंश घाटी नर्मदा के उत्तर में है, तापी की भ्रंश घाटी नर्मदा के दक्षिण में है। ये सारी बातें आपने जान ली। नर्मदा के बारे में फैक्ट लिखना चाहें तो नर्मदा लिख लीजिए। दक्षिण भारत की क्या है? दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या है? नर्मदा अरब सागर में जल गिराने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। बात समझ में आ गई? नर्मदा भारत की भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह भी आपको पता चल गया। भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली में बहने वाली। रिफ्ट वैली क्या होती है अभी इतना टाइम नहीं अपने पास इस वीडियो में चर्चा करने के लिए। ठीक, आपको बताया जाएगा, परेशान मत होइए। आगे अब हम बात करेंगे तो सतपुड़ा पर्वत भी हो गया है। अब आते हैं इसके बाद छोटा नागपुर पठार पर। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? तो छोटा नागपुर पठार बेसिकली दो राज्यों में विस्तृत है। आप लिखते रहिए, छोटा नागपुर पठार दो राज्यों में विस्तृत है। कहाँ कहाँ? एक तो आपका पड़ता है झारखंड और दूसरा पश्चिम बंगाल। ठीक, आप लिख लिया होगा झारखंड और पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर का पठार विस्तृत है। आप यहां पर देख पा रहे हो, ये रहा छोटा नागपुर पठार। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार बेसिकली इसके बीचों बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर। दामोदर नदी। अब दामोदर भी वो नदी है जिसका मैं अभी जिक्र किया था। यही तीसरी नदी है भारत की जो भ्रंश घाटी में बहती है। दिस इज द थर्ड रिवर विच इज फ्लोइंग इन हिज रिफ्ट वैली। ठीक, एक समय था जब इसको बंगाल का शोक कहा जाता था, यानी सोरो ऑफ बंगाल। जब इसमें बाढ़ आती थी बंगाल में बहुत ज्यादा जन धन की हानि होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके ऊपर काम किए गए हैं, इस पर एक परियोजना बनाई गई है, मल्टीपर्पज स्कीम है, अभी जिक्र करते हैं इस पर। दामोदर जो है ये भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की तीसरी नदी है और पहली ऐसी नदी है जो पूर्व की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। आपने देखा नर्मदा और तापी दोनों ही आपकी किधर बहती है? पश्चिम की ओर। लेकिन जो यहां से निकलती है आपकी ये नदी दामोदर नदी, ये पूर्व की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, पूर्व की ओर भ्रंश घाटी में बहने वाली इकलौती नदी। इसको कभी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते थे, आज नहीं कहा जाता है। क्यों? इस पर अमेरिका की नकल करके एक स्कीम बनाई गई है जिसको कहते हैं टेनेसी वैली। टेनेसी वैली मल्टीपर्पज स्कीम, ये अमेरिका की नकल है। एक्चुअली इसमें क्या था, इसमें बांध बनाए जाते हैं। भाई पानी जो है अब कहीं बहुत ज्यादा जा रहा है तो उसको बांध बनाकर उसको औद्योगिक क्षेत्र में भेज दिया जाए, जिससे हमारा आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और बाढ़ भी नहीं आएगी, यानी जल का सदुपयोग कर लिया जाएगा।
जो बेकार जल जाता था, जिससे नुकसान होता था, अब उसी जल से हमारा फायदा हो रहा है और बंगाल में कोई अब समस्या नहीं आती। वो क्या थी, इस स्कीम के तहत टेनेसी वैली परियोजना मल्टीपर्पज स्कीम के तहत 8 बांध बनाए गए थे, जिनमें से अभी मैं बांध की जिक्र नहीं कर रहा हूं। जब बांध बताऊंगा तो 8 के नाम बताऊंगा, 1-2 नाम कहिए तो बता देता हूं। चलिए आप लिख लीजिए, तिलैया, कोयलकारो, पंचेत हिल, मैथान, तिलैया, पंचेत हिल, कोयलकारो एटसेट्रा। 4 मैंने बता दी है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे छात्र हैं, तो 4 आप कमेंट करके बताइएगा। ना आते हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में बता भी दूंगा। हालांकि जब बांध पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं। तो ये दामोदर नदी के बारे में बताया। दामोदर नदी मैंने बताया ये छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में विभाजित कर देती है। ठीक, जो ऊपर का पठार होता है इसको हजारीबाग पठार कहते हैं। इस वाले क्षेत्र को इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हजारीबाग पठार, और नीचे वाले को रांची का पठार। मैंने बताया ऊपर जो ये भाग है, ऊपर वाले को हजारीबाग और नीचे वाले को रांची का पठार। रांची का पठार आपकी जानकारी के लिए बता दें, रांची के पठार से ही सुवर्ण रेखा नदी निकलती है। यहां से निकलती है एक नदी जिसका नाम है सुवर्ण रेखा नदी, और ये सुवर्ण रेखा नदी निकल करके उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। ये बात आपको पता होगी। लेकिन दामोदर नदी भैया कहाँ मुहाना बनाती है, आप ही कहोगे बंगाल की खाड़ी में। नहीं भाई, दामोदर नदी ये हुगली में, हुगली कौन सी है जो गंगा से छट जाती है धारा पश्चिम बंगाल में, ये जाकर के हुगली में मिल जाती है और हुगली के साथ जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये सब मैंने पीछे ज्योग्राफी में, जब पहले मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है उसमें वीडियो में पढ़ाया है। लेकिन आगे अभी नदियां जब इस बैच में पढ़ाऊंगा तो फिर से पढ़ाऊंगा। तो अगर जल्दी है तो पीछे वीडियो देख लीजिए, नहीं जल्दी तो वेट करिए। ये सारी चीजें बताएंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे, बस आप मेरे साथ रहिए। ठीक है, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, और लहरों और पसीनों से डर करके ये नौका पार नहीं होती। तो मैं लगा हूं तो आप भी लगिए। देखिए दामोदर नदी को मैंने बताया ये रांची का पठार, यहां से नदी निकलती है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। ठीक, झारखंड की राजधानी रांची इसी सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। आई होप आपको ये भी बात पता हो गई होगी। जो ये पठार है आपका हजारीबाग पठार या छोटा नागपुर पठार, जो है हजारीबाग और रांची दोनों को मिलाकर के बनता है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो है यह एक संप्राय मैदान का उदाहरण है। किस मैदान का उदाहरण है, संप्राय। सर संप्राय क्या होता है, संप्राय मैदान यानी एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं कोप्लेन, एकदम प्लेनर टाइप का, एकदम प्लेन मैदान होता है। ऐसा मैदान जहां पर पठार, टीले, पर्वत, जोगी, झाड़ियां ये सब ना हो, एकदम समतल मैदान हो, सपाट मैदान हो, इसलिए इसको संप्राय मैदान का उदाहरण भी कहते हैं। और झारखंड का जो पठार है, ये पूरा झारखंड बंगाल का छोटा नागपुर का पठार, इस पठार को या संप्राय मैदान के पूरे क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहते हैं सर, रूर प्रदेश। सर जी रूर प्रदेश क्या होता है, रूर प्रदेश यानी रूर रीजन। भारत का छोटा नागपुर पठार को हम लोग भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ये सारे फैक्ट लिखिए आप। रूर प्रदेश क्या होता है, तो बेटा मैं आपको साथियों बता दूं, ये रूर प्रदेश वो है जब यूरोप में मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जर्मनी में रूर और राइन नदियां जो हैं इनके बीच का जो पठार होता है, इस तरह यहाँ पर दामोदर और सुवर्ण रेखा के बीच का जो पठार है आपका ये संप्राय है, और जर्मनी में रूर और राइन नदियों के बीच का जो पठार है पूरा वो संप्राय है। पूरा मैदान संप्राय मैदान का उदाहरण है, इसलिए वहां कोयला बहुत होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें झारखंड में कोयला बहुत होता है। आप सब पढ़ोगे जब मैं ईंधन पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, बस थोड़ा समय तो रखना ही पड़ेगा, समय देना पड़ेगा ना। हर चीज एक साथ नहीं हो जाती है, लेकिन एक बार जरूर होती है। कहते नहीं हर एक सफलता
मिलती है, एक दिन में नहीं मिल जाती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, आपको साथ लेना पड़ेगा बस। तो समप्राय मैदान का भारत में उदाहरण कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। बात क्लियर है? और यहाँ पर रूर प्रदेश पाया जाता है। ये रूर प्रदेश किसका उदाहरण है? ये रूर प्रदेश जर्मनी में रूर और राइन नदियों के बीच में कहा जाता है रूर स्टेट, इसीलिए भारत का रूर स्टेट कौन? छोटा नागपुर पठार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा सारी चीजें। स्क्रीनशॉट इसमें क्या लेंगे? आप देख पा रहे हो पसीने से तो मैं पूरा भीग ही चुका हूँ। इसी में आगे लिखिए, छोटा नागपुर पठार जो है इसका जो पूर्वी विस्तार है, ईस्टर्न एक्सटेंशन, ये आपका राजमहल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। लिखिए, छोटा नागपुर का पठार पूर्व में राजमहल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। राजमहल, राजमहल की पहाड़ियां जो हैं, राजपीपला की पहाड़ियां जो यहाँ तक पाई गई हैं, इस जगह तक ये पूरा, ये राजमहल की पहाड़ियां छोटा नागपुर का पूर्वी विस्तार है। बात क्लियर है? लेकिन आगे बीच में एक गैप पड़ गया है, ये गैप है। अब ये गैप कौन सा है? ये मालदा गैप कहा जाता है। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसी के लिए कौन सा? शिलांग पठार। शिलांग पठार यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। शिलांग पठार हालांकि यहाँ नीचे लिखा है, कोई नहीं, हम लोग सीक्वेंस से चलेंगे। पहले ऊपर का आधा हिस्सा कंप्लीट, फिर नीचे का हिस्सा कंप्लीट करेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे हो पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, गर्मी इतनी हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं इस मौसम में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सहयोग करिए। मैं आगे का वीडियो कल अपलोड करूँगा। आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आप समझ सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, लग रहा है कि मैं आपके लिए काम कर पा रहा हूँ, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारा सहयोग करिए। धन्यवाद।